हेलो एवरीवन। इससे पूर्व के वीडियो में हम द सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स 1930 के तहत जो हम गुड्स एंड टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रिएशन होता है या जिन्हें हम विक्रय अनुबंधों को निर्माण होता है, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है, दो चीज़ें उसमें शामिल होती है। एक नंबर वन सेल एंड another is agreement to sell. So sales means where under the contract of sale the property in goods is transferred immediately from the buyer to seller. Contract is sale. And another is important, which is included in the sales of good acts. Another is agreement to sale, where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled. The contract is called an agreement to sale. We can say a contract of sales of good or sale is a contract whereby the sales transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a price. There may be contract of sale between one part owner and another. इस प्रकार जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित हो जाता है तो ऐसा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट सेल कहलाता है। लेकिन परंतु जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी समय पर निष्पादित होना निश्चित होता है, इन केस फ्यूचर टाइम, टेक प्लेस ए फ्यूचर टाइम, अथवा विक्रय अनुबंध हो जाने के पश्चात किसी शर्त को पूरा होने पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी जो भावी सेल या एग्रीमेंट टू सेल है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी शर्त को पूरा होने पर वो एग्जीक्यूटेड होगा, या माल के स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को किया जाना होता है। तो ऐसी दशा में यह अनुबंध जो है विक्रय का ठहराव या एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। इसके अतिरिक्त जब कुछ समय के पूरा हो जाने पर, यानी टाइम इलैप्स हो जाता है या कुछ निश्चित शर्तों की पालना कर ली जाती है, कंप्लाइंस ऑफ स्टिपुलेटेड कंडीशंस हो जाने की दशा में जब ओनरशिप विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है, तो उस समय या समय के पूरा हो जाने पर या निश्चित शर्तों के पूरा हो जाने की दशा में विक्रय का ठहराव या एग्रीमेंट टू सेल विक्रय हो जाता है या विक्रय मान लिया जाता है। देयर आर मेजर डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्स एंड agreements to sales. Number one, on the basis of definition, where the property immediately transferred from buyer to seller, it is called sales. यानी विक्रय का तात्पर्य ऐसे ठहराव से है जिसमें स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को तुरंत हो जाता है, immediately. Whereas the transfer of property in goods is to be take place in future from seller to buyer is called an agreement to sale. इसके अंतर्गत माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में किसी तिथि या समय अथवा किसी शर्तों के पूरा हो जाने पर निश्चित होता है तो विक्रय का ठहराव कहलाता है। सेकेंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और माल का जो स्वामित्व है, ओनरशिप, वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। In the case of sale, property in goods transfers from seller to buyer immediately. In the agreement to sale, the property in goods does not transfer immediately. Next one, rights. Whereas in case of sales, it creates right in rem, that is against the word. यानी एक व्यक्ति जब विक्रेता से माल का क्रेता को हस्तांतरण हो जाता है तो क्रेता को एक तरीके से उस माल के विरुद्ध, यानी कि पूरे संसार के विरुद्ध वो अधिकार होते हैं
वो माल को अपने प्रयोगार्थ में ला सकता है, पूरे लोक के विरुद्ध उसे अधिकार उत्पन्न होते हैं। इन केस द एग्रीमेंट टू सेल इट क्रिएट्स राइट्स इन पर्सोनम दैट इज बिटवीन द पार्टीज ओनली, यानी उस स्थिति में जब एग्रीमेंट टू सेल किया गया है तो केवल क्रेता और विक्रेता के विरुद्ध उसे अधिकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है टाइप्स एंड नेचर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि निष्पादित कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर काम हो चुका है। दैट इज व्हेन द बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर पार्ट्स, यानी उस स्थिति में निष्पादित कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं सेल को जब पक्षकारों ने अपने अपने कार्यों को पूरा कर लिया है। वेयर इन द एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज विच टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर, यानी एग्जीक्यूटरी या निष्पादनीय एग्रीमेंट हैं, ठहराव हैं जिनका निष्पादन या जिनको भावी समय में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट वन, शूट फॉर क्लेम्स और डैमेज। इन केस द वेयर इज द क्वेश्चन इन द सेल्स, द सेलर कैन शू द बायर फॉर केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बायर्स, यानी कि जब अनुबंध का जब ब्रीच हुआ है, खंडन हुआ है, तो उस स्थिति में बायर्स को डैमेजेस के अलावा कीमतें वसूल करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल्स, द सेलर कैन स्यू द बायर ओनली फॉर डैमेज बट नॉट फॉर द प्राइस, यानी कि क्रेता केवल कीमत के विरुद्ध में डैमेज जो उसको हुआ है उसके विरुद्ध वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वन, लाइबिलिटी ऑफ सेल टैक्स ऑब्लिक GST। इन द केस ऑफ सेल्स, द सेल्स इज या सेलर इज लाइबल फॉर द सेल टैक्स और GST। एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर इज नॉट लाइबल फॉर द सेल टैक्स और GST। इसके बाद राइट्स ऑफ रीसेल। In case of sales, the seller has no rights of resale, whereas in the agreement to sell, the seller has right of resale कर सकता है। इसके बाद losses whom borne, यानी कि लॉस किसके द्वारा बियर किए जाते हैं। इन केस द सेल्स, द गुड्स आर डिस्ट्रॉय, द लॉस इज borne by the buyer even though the goods are in the possession of the seller। विक्रय में जो विक्रय यानी सेल्स की कंडीशंस में या विक्रय अनुबंध में जो समस्त जो डिस्ट्रॉय है या लॉसेस ऑफ डैमेजेस हैं गुड्स में, वो सारे के सारे बायर्स के द्वारा या क्रेता के द्वारा वहन किए जाते हैं, चाहे उसका माल का स्वामित्व क्रेता के अधीन ही क्यों न हो। जबकि द लॉस फॉल ऑन द सेलर इवन दो द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द बायर, बल्कि जो विक्रय के ठहराव है या एग्रीमेंट टू सेल है उस स्थिति में समस्त डैमेज या डिस्ट्रॉय के अगेंस्ट, माल के डिस्ट्रॉय के जो समस्त खर्चे हैं वो सारे के सारे सेलर के माने जाएंगे, चाहे वो माल क्रेता के पोजीशन में ही क्यों ना हो। टाइप्स ऑफ गुड्स, सेल्स इज ऑलवेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि हमेशा विद्यमान जो माल होता है उसके अगेंस्ट में सेल्स मानी जाती है, या विक्रय में केवल विद्यमान माल शामिल होता है। जबकि वेरेज एग्रीमेंट टू सेल कैन बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रॉपर्टी इन गुड्स, जबकि विक्रय के जो ठहराव है उनमें भावी माल और इसके अलावा एग्जिस्टिंग माल भी हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं रिस्क, जोखिम की बात करते हैं। अनुबंध होते ही माल की जोखिम क्रेता पर हो जाती है। जो सेल्स के अंतर्गत में जो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है दैट इज़ बीइंग इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर, जबकि विक्रय का ठहराव है उस स्थिति में जोखिम विक्रेता को ही वहन करनी पड़ती है क्योंकि स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। तो जो सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स है उसमें जो बेसिक चीज़ होती है, डिस्टिंग्विश का जो आधार होता है वो है ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व किसके पास है, या जो ठहराव किए गए हैं उसके फलस्वरूप क्या ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप वो क्रेता के पास है, या ट्रांसफरशिप ऑफ ऑनरशिप
वो विक्रेता के पास ही है। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्टिंग्विश करने से पहले हम देखते हैं कि माल का स्वामित्व किसके पास है। पजेशन या कब्जा माल का कोई मायने नहीं रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे, जिसमें कंडीशंस एंड वारंटीज, शर्तें और आश्वासन जिसमें शामिल करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।